अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान अभी इजाज़त। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी बलूचिस्तान से। जो खबरें आ रही हैं वी ऑल नो कि बलूचिस्तान को सैलाब ने कितना ज़्यादा मुतासर किया है, कितने घर, कितने लोग, कितने मकानात वहाँ पर तबाह हुए, कितनी ज़िंदगियाँ मुतासर हुई और जो वहाँ इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। तो इस दुआ के साथ मैं प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ शायद वहाँ पर पहुँच भी ना पा रही हो, कि अल्लाह ताला हमारे बलूचिस्तान में जितने भी स्टक हमारे बहन भाई हैं, जितनी भी मुतासरा फैमिलीज़ हैं, उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वक्त सिचुएशन ये है कि बलूचिस्तान में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, क्योंकि बलूचिस्तान का राब्ता जो है वो टोटली डिस्कनेक्ट हो चुका है, मुनक़ता हो चुका है। इंटरनेट की सर्विस यहाँ पर बहाल नहीं है, इंटरनेट मुअत्तल है, बिजली का निज़ाम यहाँ पर दरहम बरहम है और इंटरनेट की सर्विस भी यहाँ पर मुअत्तल है। मोबाइल पर भी, फ़ोन पर भी, PTCL लाइन, जितना कुछ भी है, किसी से कोई राब्ता इस वक्त नहीं हो रहा। सो स्टे सेफ एवरीवन। जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए दुआ है और इमरजेंसी नाफिज है। होपफुली जो सूबाई हुकूमत है और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो इस हवाले से जल्द अज जल्द कोई बेहतरीन मज़ीद इकदाम भी करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर फर्स्ट सेगमेंट का आगाज़ करेंगे और अच्छी खबर आ रही है। खबर यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब, आपको याद होगा कि एक पाकिस्तानी बच्चा था मकबूजा कश्मीर में, जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल थी। ये यतीम बच्चा था असमद अली, जो कि अपने पालतू कबूतरों का पीछा करते हुए अनइंटेंशनली हिंदुस्तान की इस बच्चे ने सरहद अबूर की, हिंदुस्तान में घुस गया, लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर हो गई। जिसके बाद असमद ने हिंदुस्तान की तरफ से जो वहाँ पर खारदार बाढ़ थी उसको अबूर किया। इस बच्चे को ऑब्वियसली 14 साल का बच्चा है, अपने पेट को पकड़ते हुए ये सरहद पार कर बैठा, लेकिन इस बच्चे को पकड़ लिया गया भारत की जानिब से और भारतीय फौज ने इस लड़के को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले किया। तकरीबन 8-9 माह पहले ये इंसिडेंट, ये वाकया पेश आया था, जिसके बाद इंडिया में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी जानिब से भी कोशिश की गई, हमारे पाकिस्तानियों की जानिब से भी कोशिश की गई। अब इस केस में पेशरफ्त ये हुई है कि असमद को भारत की अदालत ने बेगुनाह करार दे दिया है। उसकी फैमिलीज की भी बड़ी कोशिश की जा रही है कि असमद जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुंच जाए। राहुल कपूर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राहुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी प्रोग्राम में हम असमद के हवाले से, उसकी वतन वापसी के हवाले से पहले भी मैं आपसे बात कर चुकी हूं और आपको आज के प्रोग्राम में मैं सलाम पेश करती हूं। हैट्स ऑफ टू यू, आपने बड़ी काविश की, आपने बड़ी कोशिश की एक पाकिस्तानी बच्चे के लिए जो कि हिंदुस्तान में स्टक हो गया और आपने बहुत जतन किया उसके लिए। सो बिल आखिर असमद की रिहाई की कोशिश कामयाब हुई, कांग्रेचुलेशंस, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पिछली बार भी जब हमारी बात हुई थी तब भी मैंने ये कहा था कि असमद भारत में अकेला नहीं है, हम सब उसके रिश्तेदार हैं और मेरी लगातार उसके नाना नानी और मामा से भी बात होती थी, वो बहुत परेशान होते थे। तो हमारी तरफ से लगातार कोशिशें जारी थी उसको वापस भेजने के लिए। और पहले दिन से मैं एक बात कह रहा था कि बच्चा गलती से आ गया है, इसको वापस भेजना चाहिए, किसी सस्पिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। तो मुझे बहुत खुश है कि यहाँ का जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पुंछ है, क्योंकि वहाँ के भी लोगों से मेरी बात होती रहती थी, तो उन्होंने भी फाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट में यही बताया है कि जो बच्चा है वो आ गया गलती से, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पुंछ ने भारत सरकार को भी निर्देश दिया है कि अब बच्चे को वापस उसके घर भेजने का क्या कहते हैं पूरा प्रबंध, उचित कार्रवाई करी जाए। एक और अच्छी खबर है इस मामले में, जब हमने मुहिम शुरू करी थी, मैंने आपको बताया था कि करीबन 7 महीने हो गए मुझे इस मुहिम को चलाते हुए, असमद की रिहाई की, उसको घर भेजने के लिए। तो हमें पता चला कि उसी जुवेनाइल होम में 3 पाकिस्तानी बच्चे और बंद हैं जो कि अलग अलग सालों में आए थे। अच्छा। एक 2019 में और बाकी 2021 में। तो फिर मैंने भारत के विदेश मंत्रालय को उनकी रिहाई के लिए भी लिखा था, क्योंकि किसी को 1 साल हो गया, किसी को 3-3 साल हो गए। तो एक और बच्चा है जिसका नाम है ख्याम मसूद, कल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पुंछ ने उसकी रिहाई का भी ऑर्डर जारी कर दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 2 बच्चे अब साथ में पाकिस्तान अपने घर जा सकेंगे और जो बाकी 2 बच्चे हैं उनकी भी हम कार्रवाई के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो भी वापस अपने इंशाल्लाह जब तक आप जैसे हमदर्द मौजूद हैं वहां पर, आई एम श्योर कि बाकी बच्चों के भी हक में जल्द अज जल्द फैसला आएगा। राहुल, बताइएगा कि असमद के हक में जुवेनाइल कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसकी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर करें और ये क्या हैसियत रखता है फैसला? देखिए, ये जो फैसला है इसकी सबसे बड़ी हैसियत है कि अब जो कानूनी कार्रवाई थी ना, कानूनी प्रक्रिया, वो एक तो पूरी हो गई। दूसरी बात, कानूनी तरफ से
पूरी की पूरी लीगल क्लियरेंस मिल गई अस्मत को वापस भेजने की। इनफैक्ट बोर्ड ने डायरेक्ट भी करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो अरेंजमेंट्स कर सकते हैं अस्मत को वापस भेजने के। दूसरी बात, एक इंक्वायरी होती है तो वो जो एक टैग लग जाता है कि बच्चा पाकिस्तान से आया था, किसी सस्पिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कुछ हो सकता है। मैंने शुरुआत से बोला था कि कोई नेशनल सिक्योरिटी का लिंक नहीं है, हम बच्चे के मामा से लगातार टच में है। बच्चे की स्टोरी बड़ी ट्रैजिक है, उसकी मदर गुजर गई थी जब वो 3 महीने का ही था, फादर ने अबेंडन कर दिया, बस नाना नानी उसको पाले हैं। तो हम तो शुरुआत से ही कह रहे थे, पर अब एक इंक्वायरी के द्वारा यहाँ पर उसको एक काउंसिल दिया गया, उस काउंसिल ने उसका केस उठाया और एक इंक्वायरी के द्वारा ये बात स्टैब्लिश हो गई कि जो बच्चा आया है वो किसी जानबूझ कर भी नहीं आया, वो बस गलती से आ गया। उसको जब वो आया था बच्चा, जब इधर आया तो उसने बताया भी कि देखिए मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं इस समय इंडिया में हूँ। जिन आर्मी मेंबर्स ने, सोल्जर्स ने पकड़ा था, बच्चे ने उनको बताया। तो अब पूरा जो सिस्टम है, प्रक्रिया है, वो देख चुकी है बच्चे को। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जुवेनाइल होम में जब भी मेरी बात होती है, राहुल, अब जुवेनाइल कोर्ट ने हक में तो फैसला ऑब्वियसली दे दिया है, तो तरीकाकार वापसी का किस तरीके से होगा, कब तक अस्मत वापस पहुंच जाएगा, आप क्या कहते हैं? किसी किस्म की कोई मुश्किल तो अब पेश नहीं आ सकती है ना वापसी में? नहीं, देखिए अब कोई मुश्किल फेस नहीं आएगी, वापस तो उसको भेजा जाएगा। पर ये है कि दोनों साइडों को, यानी इंडिया और पाकिस्तान साइड को मिलकर काम करना होगा, जिससे कि जल्द से जल्द हम उसको वापस भेज सकें। अब देखिए, पिछली बार जब मैंने आपसे बात करी थी, उसके बाद से पाकिस्तान हाई कमीशन ने फिर मेरा ईमेल का रिप्लाई करना बंद कर दिया। पर कल मेरी पाकिस्तान हाई कमीशन में बात हुई जमील खान साहब से, मैंने उन्हें बताया क्योंकि कल ही ऑर्डर आया है कि सर ऐसा ये ऑर्डर आ गया है, तो अब जल्द से जल्द आप इनको वापस भेजें। कल ऑर्डर आने के बाद मैंने खुद भारत के विदेश मंत्रालय में भी बात करी, खुद ऑर्डर कम्युनिकेट करा, रिटर्न ऑर्डर भी भेजा कि कहीं वो जो ब्यूरोक्रेटिक डिले नहीं होता कि वहां से यहाँ ऑर्डर आने में 10 दिन लग गए, 15 दिन लग गए, वो ना हो। तो अब एक डिप्लोमेटिक चैनल स्टैब्लिश करना होगा, जो अस्मात के केस में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं उस चैनल पे। अब बस इतना रहता है कि पाकिस्तान हाई कमीशन को एक फाइनल रिक्वेस्ट करनी है रिपैट्रिएशन के लिए, क्योंकि इंडियन साइड के साथ ऑर्डर है ही। ऑर्डर के साथ वो लोग एक डेट और बॉर्डर डिसाइड करेंगे जिसके थ्रू अस्मात को वापस भेजा जाएगा और फिर रिपैट्रिएशन का प्रोसेस पूरा हो जाए। ठीक। राहुल, तकरीबन कितने बच्चे मौजूद हैं जो LOC क्रॉसिंग के केस में दे आर स्टिल स्टक देयर? थोड़ा सा अगर आप फैक्ट्स शेयर करें हमारे साथ। देखिए, हर साल ऐसे 2 से 3 केस तो होते ही हैं कि इस साइड के बच्चे उधर चले जाते हैं, उधर के इधर आते हैं। पर फिलहाल मैं आपको रणवीर सिंहपुरा का जो जुवेनाइल होम है उसका बनाना चाहता हूँ। वहाँ पे टोटल 4 बच्चे थे, जिनमें से 2 का रिहाई ऑर्डर आ गया, अस्मात और ख्याम का, और जो तीसरा है मोहम्मद अनवर, उसका आप ये समझ लीजिए कि रिहाई का ऑर्डर 1 साल पहले ही आ चुका है। ठीक। लेकिन वो वापस नहीं जा पाया है। उसका कारण ये है कि एक तो जो डिप्लोमेटिक चैनल्स की मैंने बात करी वो किस तरीके से स्टैब्लिश हुए, वो उनकी क्या कहते हैं सफलता में कमी है। और मैं पर्सनल लेवल पे, क्योंकि मुझे कुछ महीने पहले ही पता चला बाकी बच्चों का केस, तो मैं अभी तक उनके फादर को, मोहम्मद अनवर के फादर और मदर को लोकेट नहीं कर पाया हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अगर मोहम्मद अनवर के अब्बू और अम्मी मुझे सुन रहे हैं तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं जरूर उनकी डिटेल्स भी भारत के विदेश मंत्रालय को भेजूंगा। और मैं ये बताना भी चाहता हूँ, ये जरूरी ठीक है, आपको कांटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, मैं ये भी चाहूंगी अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ लिंक भी अपना शेयर कर दें ताकि कांटेक्ट अगर जी देखिए, एक तो मेरी पिटीशन ही चल रही है change.org पे, उस पे भी वो कमेंट छोड़ेंगे तो कर सकते हैं। बाकी आपके चैनल के माध्यम से भी मेरा नंबर है, वो वैसे भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर बोल भी दूंगा, आपको अलग से भेज भी दूंगा। ईमेल में अपना जरूर बता देता हूँ कि उस पर वो कर पाए। सो ईमेल है rahul rahul.rspv@gmail.com। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी जिसके बारे में बात कर रहा था, बस हमें यही उम्मीद है कि अब इतनी आगे आए। और मैं पाकिस्तान और भारत की दोनों की आवाम का धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच राहुल कपूर साहब, आपका that you joined us in Neo पाकिस्तान। और डेफिनेटली आपने बहुत सपोर्ट किया, बहुत आपने मेहनत की और एंड तक आप इस केस के गए कि अस्मत अपने घर वापस आ जाए। और इंशाल्लाह कोई हर्डल होपफुली ऐसे दिख नहीं रही है अस्मत के वापस घर आने के लिए भी। सो थैंक यू सो मच, हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं अस्मत की फैमिली की तरफ से, बीइंग अ पाकिस्तानी। थैंक यू सो मच राहुल। इसी हवाले से बात करेंगे, अंसार बनी साहब सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है। बनी साहब, बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। हमने पहले भी अस्मत के लिए आवाज़ उठाई और अब इस बच्चे की बेगुनाही भी साबित हो गई है, क्या कहेंगे आप?
मुझे बड़ा अच्छा लगा कि न्यूज़ टीवी ने, आप लोगों ने सबसे पहले इस पे आवाज़ उठाई इस बच्चे के लिए, और आप इसकी आवाज़ बने। अंसार बर्नी ट्रस्ट आपकी इस काविश को भी अप्रिशिएट करता है, और अब जो इनको वतन वापस लाने के लिए कोशिश हो रही है, मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि न्यूज़ ने जिस तरीके से आवाज़ ही नहीं उठाई बल्कि अमली कदम भी उठाया। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि बाज़ चैनल हमसे ख़बरें लेके कहते हैं कि जी उनके टीवी की आवाज़ उठाने पे, लेकिन न्यूज़ को मैं मुबारकबाद दूंगा बेटा कि अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अहद करें आज मेरे साथ कि आइंदा भी जहाँ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी, जहाँ इंसानियत की तज़लील होगी, वहाँ हम खड़े होंगे उसको बचाने के लिए, उसके लिए आवाज़ बनने के लिए, उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए। तो जिंदगी का मज़ा है। अल्लाह के यहाँ जब हिसाब होगा तो हिसाब बंदों से ज्यादतियों का होगा। बिल्कुल। अल्लाह की इबादत में कहीं फ़र्क है तो वो काबिल माफ़ी हो जाएगा, वो अल्लाह का इख्तियार है। लेकिन इंसानों के साथ जो ज्यादतियाँ होती हैं उसमें कहीं कोई माफ़ी नहीं है। और सारी इबादत एक तरफ, इंसानी ज़िंदगी को बचाना, इंसान को उसका हक दिलाना, उसको ज़िंदगी की ताकत दिलाना, क़ुव्वत दिलाना, इससे बड़ी कोई इबादत मैं नहीं समझ पाता कि कोई इबादत इससे बड़ी भी होगी कि किसी इंसान को इंसान के रूप में देख के। बनी साहब, अब आपकी बात बिल्कुल बजा है, और इंशाल्लाह हमारे चैनल की, हमारी टीम की, मेरी ज़ाती तौर पे हमेशा ये कोशिश रही है और रहेगी इन फ्यूचर कि कोई भी इस तरह का केस हो, असमत एक मिसाल है, लेकिन हम उनके लिए बात ज़रूर करें, आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि अब क्या तरीक़ाकार है असमत की वापसी का? कोई डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं मज़ीद किसी किस्म के? पासपोर्ट का होना ना होना कोई ज़रूरी नहीं है। एम्बेसी जो है वो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट बना के भी उसको भिजवा सकती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कोर्ट से जो रिलीज़ का ऑर्डर होता है कि फ़लानी तारीख को रिलीज़ करना है, उसके बाद गवर्नमेंट की कस्टडी शुरू हो जाती है, और जब प्रिजनर्स का तबादला होता है तो ऐसी सूरत में यहाँ के वहाँ और वहाँ के यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं। अभी हमारे यहाँ कराची में भी कुछ लोग हैं इंडियन कैदी जिनकी सज़ाएं पूरी हो चुकी हैं, कोर्ट ऑर्डर हो चुका है, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हुए हैं क्योंकि जब तबादला शुरू होगा कैदियों का तो ये भेजे जाएंगे। इसी तरीके से ये बच्चा जो गलत तरीके से गिरफ्तार हुआ, बॉर्डर क्रॉस कर गया था, कोई रहमदिल इंसान बैठा होता तो वो कहता कि गलती हो गई, ये छोटा बच्चा है, इसको वापस पाकिस्तान की बाउंड्री में भेज देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और ये जो हुकूमतों की दुश्मनियां हैं ये पाकिस्तानियों पे निकाल रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इस पे अंसार बर्नी ट्रस्ट ने काम किया भी है और कर भी रहा है। दूसरी हम अपील अभी भेज रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर हो रहा है अगर, तो कोर्ट ऑर्डर होने के बाद इसको पाकिस्तान क्योंकि ये बच्चा है, छोटा है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इंतज़ार किया जाए कि कैदियों की जब ट्रांसफ़र होगी एक दूसरे ममालिक में तो इसको भेजा जाएगा जी। ये हाई कमीशन को हैंड ओवर कर सकते हैं, और हाई कमीशन इसको जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, लाहौर, वहाँ भिजवा के और उसे पाकिस्तान भेज सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी कबाहत होनी नहीं चाहिए, और हम भी प्रेशर डाल रहे हैं, अंसार बर्नी ट्रस्ट भी इस पे काम कर रहा है काफ़ी, और वहाँ भी मैं उन सब लोगों का जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी से हटके इंसानियत के लिए जो आवाज़ उठाते हैं पाकिस्तानियों के लिए, और इस पाकिस्तानी बच्चे के लिए जिन्होंने आवाज़ उठाई, आई वुड लव टू अप्रिशिएट, उनकी आवाज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और खुदा करे कि दोनों मुल्कों में ऐसे लोग हों, ऐसी ताकतें हों, ऐसी क़ुव्वतें हों जो इंसानियत का सोचें, मुल्क भी और इंसानियत भी। ठीक। बनी साहब, मुझे बताइएगा कि जो लोग गलती से सरहद पार कर जाते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या भारत हो, वहाँ चले जाते हैं, तो दोनों तरफ से मुख्तलिफ मुल्कों के जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं
वो काम कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, तो किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ऐसे में? बेटा, आपको पता होगा कि जितना काम पाकिस्तान से हुआ है इन कैदियों के लिए, भारतीय कैदियों के लिए जो यहाँ फंसे हुए थे, जितना हमने अंसार बर्नी ट्रस्ट ने यहाँ से करके भेजा है, बल्कि कई दफ़ा कई मकामात पे तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलात भी पैदा की गई कि इंडियंस क्यों, और वहाँ से पाकिस्तानी लाने में भी जो किरदार रहा है वो भी सबके सामने है कि वहाँ से यहाँ लाना, यहाँ से वहाँ भेजना, क्योंकि इंसानों को इंसान समझा जाए, उनकी नेशनलिटी पे या उनके मज़हब पे उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए, उनको सज़ा उनके जुर्म पे होनी चाहिए। तो वो तो पूरी कोशिश होती रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी कामयाबी भी हुई है। और सबसे पहले पाकिस्तान में अंसार बर्नी ट्रस्ट है जिसने गैर मुल्की कैदियों को, बिलखुसूस इंडियन कैदियों को रहा करा के भारत वापस भेजा, इंसानियत की बुनियाद पे, इंसानी हुकूक की बुनियादों पे। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार बर्नी साहब, हमारे साथ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मौजूद थे। थैंक यू सो मच सर। आपने हमेशा से जब भी किसी के साथ ज़्यादती हुई है, जहाँ पर भी किसी के साथ जुल्म हुआ है, इंसानी हुकूक की बात हुई है, आपने हमेशा वहाँ पर बढ़ चढ़ कर पूरी कोशिश की है, पूरी काविश की है, एंड तक की। और इस्मत के भी केस में हम ही देख सकते हैं कि आपकी पाकिस्तान की जानिब से जितनी कोशिश की गई, भारत से राहुल ने जितनी कोशिश की गई, इस मेहनत की वजह से आज ये बच्चा वतन वापस आ रहा है, इंशाल्लाह आएगा, और ऐसे बहुत सारे काम। सो थैंक यू सो मच एंड हैट्स ऑफ टू यू एंड योर ट्रस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब भर की आवाम के लिए एक अच्छी खबर है, और वो अच्छी खबर ये है कि अब मालूमात के हसूल के लिए शहरियों को किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही पुलिस सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। और अवामी मुश्किलात के फौरी इजाले के लिए पंजाब पुलिस ने 2 नई सर्विसेज का आगाज़ किया है। IG पंजाब फैसल शाहकार ने पंजाब पुलिस के व्हाट्सएप सर्विसेज और ऑनलाइन कंप्लेंट की दोनों सर्विसेज का डिजिटल इफ्तिताह किया है। और पंजाब पुलिस डिजिटलाइजेशन का जो कदम है वो पंजाब अवाम को, पंजाब के लोगों को कितना फायदा देगा, ये हम जानेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वकास नज़ीर साहब, DIG ऑपरेशंस पंजाब पुलिस। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कल 2 बड़ी अहम डिजिटल सर्विसेज का आगाज किया गया है, और ये सर्विसेज पंजाब के शहरियों को किस तरह सहूलत फराहम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IG पंजाब ने जिन 2 सर्विसेज का आगाज़ किया है उनमें से पहली ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इस सर्विस का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान में या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी शहरी अपने पुलिस से मुताल्लिक कोई भी मामलात हैं या शिकायत हैं वो पुलिस हुकाम तक बराह रास्त अपने घर बैठे पहुंचा सकें। इनमें FIR के इंदराज ना होने की शिकायत, तफ्तीश की क्वालिटी से मुताल्लिक कोई मसला, इसी तरह जो दीगर मसाइल हैं वो ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए पाकिस्तान के हर कोने से या बैरून मुल्क से भी पुलिस काम तक पहुंचाए जाएंगे। और इनका E-टैग इशू किया जाएगा और इसको इसी तरह ट्वीट किया जाएगा जैसे ये वॉक इन कंप्लेंट हो, जैसे ये शहरी हमारे किसी पुलिस स्टेशन में या पुलिस दफ्तर में चलकर खुद आए हों, तशरीफ लाए हों। और दूसरी जो सर्विस जिसका कल IG साहब ने आगाज़ किया है वो पुलिस का व्हाट्सएप पे एक पोर्टल है। ये वो नंबर है 03317871787। अगर शहरी इसको अपने फ़ोन में सेव कर लें और इस पर व्हाट्सएप करें सलाम या हेलो या हाय, तो इसके जवाब में पंजाब पुलिस की जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, 15 ऑनलाइन सर्विसेज हैं, उनका तमाम पोर्टल खुल जाएगा। और इस पोर्टल के ज़रिए पंजाब पुलिस की ये जो मुख्तलिफ सर्विसेज हैं इनको अप्रोच किया जाएगा। इन दोनों सर्विसेज का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि शहरियों को जो सर्विस फराहम की जा रही है उसको घर बैठे और आसानी के साथ शहरी अवेल कर सकें, और
उनको बर वक्त जो भी मदद उनको चाहिए वो मुहैया की जा सके। अच्छा, इससे पहले भी सर पुलिस मुख्तलिफ ऑनलाइन सिस्टम पर काम कर रहे हैं, और ये ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से मुख्तलिफ होगा? जो सर्विसेज हमारी पहले ऑनलाइन काम कर रही हैं वो स्टैंड अलोन सर्विसेज हैं। वो ऐसी सर्विसेज हैं जहां पे आप किसी एक ख़ास मकसद के लिए उस ऐप पर जा सकते हैं। जिस तरह अगर आप रास्ता ऐप पे जाएंगे तो आपको ट्रैफिक के निज़ाम से आगाही हो जाएगी और किस जगह कंजेशन है, किस जगह ट्रैफिक फंसी हुई है, इसका आपको पता चल जाएगा और वो आप अपना जो टूर है वो प्लान कर सकते हैं। इसके मुकाबले में जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये हमें एक ओवरऑल और पंजाब पुलिस की तमाम सर्विसेज के बारे में घर बैठे रसाई फराहम करता है। इसमें FIR का इंदराज ना हो, तफ्तीश की क्वालिटी से मुतमईन ना हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो या पुलिस के रवैये से कोई शिकायत हो, ये तमाम शिकायत जो हैं वो पुलिस काम तक पहुंचाई जा सकती हैं। सो ये एक तो स्कोप में बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये वो तमाम चीज़ें कवर कर रहा है जो पुलिस स्टेशन जाके शहरी पहले शिकायत या मालूमात हासिल कर सकते थे, अब वो घर बैठे मालूमात हासिल कर सकेंगे। सर, एक बहुत बड़ा मसला शहरियों को पुलिस पर अदम एतमाद का है। क्या ये डिजिटलाइजेशन इसकी वजह से पुलिस पर जो एतमाद की बहाली में आप समझते हैं कि मदद मिलेगी या बेहतर होगा? पंजाब पुलिस की इफेक्टिवनेस या प्रोफेशनलिज्म के बारे में लोग कम बात करते हैं। लोगों को यकीन है कि पंजाब पुलिस जो है अपना काम जानती भी है और अपना काम महारत से कर भी सकती है। जो उमूमी तौर पर तासुर दिया जाता है वो दो चीज़ों के बारे में है। एक तो उनका रवैया कि उनका रवैया जो है उमूमी तौर पर बसा औक़ात सख्त होने की शिकायत हमारे पास आती है, और दूसरा जो है वो ट्रांसपेरेंसी का ख्याल ये किया जाता है कि शायद जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो बारसूख लोग हैं, उनके साथ बर्ताव मुख्तलिफ होता है और आम आवाम के साथ बर्ताव मुख्तलिफ होता है। डिजिटलाइजेशन जो है बुनियादी तौर पे शुरू ही स्टैंडर्डाइजेशन से होती है और उसका मतलब ये है कि हर एक बंदा जो हमसे रब्ता करेगा उसका चेहरा, उसका स्टेटस, उसकी माली हैसियत, उसका असर व रसूख हमारे सामने नहीं आएगा। उसकी कंप्लेंट जो है हमारे पास एक डिजिटल फॉर्म में आएगी और एक ऑटोमेटेड प्रोसेस शुरू हो जाएगा। खुद ब खुद जो स्टेप्स लेने हैं वो सिस्टम शुरू कर देगा। इस तरह शहरियों को एक इक्वल ट्रीटमेंट का और फेयरनेस का खुद ब खुद एहसास होगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो हमारी ये सर्विसेज जो हैं आगे बढ़ेंगी, शहरियों का जिस तरह हमारी महारत पर और हमारी एफिशिएंसी पर एतमाद है, इसी तरह हमारी फेयरनेस पर और हमारी इक्वल ट्रीटमेंट पर भी जो है एतमाद बढ़ेगा। और एक वक्त आएगा कि आप सब लोग जो हैं पंजाब पुलिस को अपनी पुलिस। जाहिर सी बात है कि आजी साहब ने ये इकदाम इसलिए उठाया है कि बरवक्त शहरियों तक मदद पहुंच सके, लेकिन इस बात को किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा, यकीनी बनाया जाएगा कि जो शिकायत करंदा है उसकी शिकायत पर फौरी तौर पर कदम उठाया जा रहा है या कार्रवाई हो रही है, काम हो रहा है? इस सिलसिले में हमारी ऑनलाइन सर्विसेज पहले से चल रही हैं और उसमें तमाम ऑनलाइन सर्विसेज में मैकेनिज्म है जहां पे हम रिस्पांस की डेडलाइन और रिस्पांस की क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं। वही वाला सिस्टम इन दो सर्विसेज में भी रूबकार लाया जाएगा और उसी तरह मॉनिटरिंग करके ये इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि रिस्पांस देने, शहरियों की शिकायत या दरख्वास्त के ऊपर रिस्पांस देने के लिए जो डेडलाइन मुकर्रर की गई है और जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट है वो दोनों उसकी जो लेवल्स पूरे किए जाएं। और जिस तरह हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जिस तरह हमारा खिदमत मरकज़ है जिनकी अप्रूवल रेटिंग या लोगों की पसंदीदगी की शरह 80% के करीब है, तो वही वाला ऑपरेटर्स इन सर्विसेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि वही मायार हम बरकरार रखें। मैं वो बात दोबारा दोहरा दूं कि ये दोनों सर्विसेज जो हैं ये हम पहली दफ़ा फराहम नहीं कर रहे। पिछले 4-5 साल से हम ऑनलाइन सर्विस का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। इसी तरह पंजाब पुलिस ने पिछले कुछ अरसे से अपनी तवज्जो जो है क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर के अलावा
शहरियों को सहूलत फराहम करने और मेयारी सर्विस फराहम करने की तरफ भी मबजूल की है, तो उसके जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो इस सर्विस पे भी अप्लाई होंगे। और हम उम्मीद रखते हैं कि शहरी पंजाब पुलिस के साथ इस इंटरजेक्शन की वजह से भी मजीद आसानी और मजीद सहूलत। अच्छा सर, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की भी बात कर लेते हैं। उनको अक्सर जायदाद के हवाले से कब्जे या फिर दूसरे तरह के मसाइल का सामना रहता है, वो भी व्हाट्सएप सर्विस का फायदा उठा सकते हैं? कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में के जब उसके मेन्यू में आप दाखिल होते हैं तो मुख्तलिफ तरह की कंप्लेंट्स की वहाँ पे प्रोविजन मौजूद है। उसमें से एक पोर्टफोलियो मुकम्मल तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जो कंप्लेंट्स हैं वो बराह रास्त हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की हेल्प के लिए डेस्क कायम किए गए हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स के ऑफिसेज में भी हैं, रीजनल पुलिस ऑफिसर्स के ऑफिसेज में भी हैं, और इसी तरह आईजी ऑफिस में भी हमारे पास एक डेस्क है। ये कंप्लेंट्स डायरेक्टली वहाँ पे आएंगी और वहाँ पे जो खुसूसी टीम्स हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगी कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तमाम तर शिकायत, खा वो जायदाद पर कब्जे के हवाले से हों, खा किसी और पुलिस से मुतालिक मामले से उनका ताल्लुक हो, उनको तरजीही बुनियाद पर और बेहतर तौर पर हल किया जा सकता। साहब, ये लाहौर शहर की अगर मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात की जाए तो ये ऑनलाइन सिस्टम डेफिनेटली बहुत फायदेमंद होने वाला है इन फ्यूचर। जी, लाहौर और दूसरे अर्बन सेंटर्स में जो हमारा रवायती समाजी निज़ाम था, जहाँ पे मोहल्लेदारी और एक दूसरे से बराह रास्त तारुफ, वो आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म हो रहा है और उसकी जगह जो जदीद अर्बन कल्चर है वो उसकी जगह ले रहा है। तो वहाँ पे ये जो डिजिटलाइजेशन और डिजिटाइजेशन और दूसरे जो डेटा ड्रिवन पुलिसिंग मेथड्स हैं, जहाँ पे आप जो डेटा की बुनियाद के ऊपर एविडेंस और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर फैसले करते हैं, वो ज़्यादा मुअस्सर हो गए हैं। जिस तरह आपने पिछले काफ़ी सालों से देखा है कि हमारे सेफ सिटी के कैमरास हैं, हमारे जो दूसरे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, वो शहरों में बहुत ज़्यादा मुअस्सर साबित हो रहे हैं। तो इसी तरह ये सर्विसेज भी हमें एक डबल एज फराहम करेंगी। एक तरफ तो इन सर्विसेज को इस्तेमाल करने वालों को हमारे फेयरनेस, हमारी एफिशिएंसी और हमारी इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में एक अच्छा तासुर कायम होगा। बिहाइंड द सीन हमारे पास जो डेटा आएगा, उस डेटा को हम एनालाइज करके जो इनफरादी कंप्लेंट्स हैं उनकी एक हम ओवरऑल पिक्चर जो है देख सकेंगे। बिलफर्ज अगर हमें एक ख़ास इलाके से मुसलसल चोरी की वारदातों के बारे में कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो इनफरादी कंप्लेंट्स को तो सिस्टम के ज़रिए हम डील करेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर इलाके के बारे में एक हमारे पास ओवरऑल पिक्चर भी आ जाएगी कि यहाँ पे हमें डिफरेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव पुलिसिंग के डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ताकि ये एक शिकायत जो मुसलसल उस इलाके में से आ रही है उसका तदारक हो सके। सो इस हवाले से ना सिर्फ ये शहरियों के लिए बहुत मुफीद और मुआविन साबित होगी, बल्कि इस सिस्टम के ज़रिए हम पुलिस मैनेजर्स के तौर पे और पुलिस लीडर्स के तौर पे भी ज़्यादा इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि शहरी इलाकों में ये हमारे लिए ज़्यादा सहूलत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो रवायती समाजी इदारे हैं जिनके ज़रिए फ़ेस टू फेस और एक दूसरे को जानने के हवाले से लोग अपने इलाके की जो एक सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हैं, वो सिलसिला जो है शहरी इलाकों में अब इसी तरह की डिजिटाइज सर्विसेज। थैंक यू सो मच वकास नज़ीर साहब, डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब पुलिस, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और यकीनी तौर पर आईजी पंजाब की जानिब से ये एक बड़ा इक़दाम उठाया गया है। पंजाब में लाहौर में जो मजमूई तौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उसके लिए जो ऑनलाइन सिस्टम का आगाज़ किया गया, ये डेफिनेटली शहरियों को बहुत सहूलत फराहम करेंगे आने वाले टाइम में। प्रोग्राम में वक्त हुआ है हेडलाइन ब्रेक का, इसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan, Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और शादी ज़िंदगी में एक बार होती है, कुछ लोगों की 2 बार हो जाती है। वैसे जिनकी एक बार होती है उनके लिए दुआ है कि उनकी एक बार ही, तो एक बार हो 2 बार हो, आप शादी का इवेंट इतना बड़ा होता है कि हम अपनी लाइफ की चाहते हैं कि सारी जो ख्वाहिशात है ना वो हम अपने इस ज़िंदगी के सबसे बड़े इवेंट पे हम अपनी वो विशेज़ पूरी करें। सो बड़ा प्यारा लम्हा होता है, हम जो सोचते हैं वो कुछ लोग कर पाने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो शादी में यूजुअली जो हमने फिल्मों में देखा है कि जो दूल्हे की एंट्री होती है और रियल लाइफ में भी, या तो वो बड़ी ज़बरदस्ती शानदार सी तैयार की हुई गाड़ी पर होती है, या फिर अगर बहुत ही कोई फिल्मी किस्म का जोड़ा है तो घोड़े पर भी एंट्री पसंद की जाती है। तो लोग मुख्तलिफ अंदाज अपनाते हैं अपनी दुल्हनिया को साथ ले जाने के लिए। सो हमारे जो आज के मेहमान कपल हैं जिनका नाम शर्जील और खुशबख्त है, न्यूली वेड कपल है हमारे साथ, इन्होंने भी एक ज़रा मुनफरिद अंदाज में अपनी शादी पर अपनी दुल्हनिया को ले जाने का अंदाज अपनाया। ये आप देख सकते हैं जी, वीडियो देख सकते हैं। बाइक पर शर्जील आए हैं और अपनी वाइफ को, अपनी दुल्हनिया को लेकर जनाब भाग गए। हैवी बाइक से इन्होंने जनाब एंट्री की है। सो माशाल्लाह एक बहुत प्यारा कपल है, बहुत प्यारा जोड़ा है। इनसे बात करते हैं, इनसे मुलाकात आपकी भी करवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मॉर्निंग एंड वेलकम शर्जील एंड खुशबख्त। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। 12 दिन गुजर गए हैं आपकी शादी को, कैसा फील हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है। खुशबख्त, एक सिंगल लाइफ से मैरिड लाइफ अच्छी है। थोड़ा इंडिपेंडेंट बट फ्रीडम आउट। या अच्छा, तो मुझे ये बताएं सबसे पहले शर्जील और खुशबख्त कि आप दोनों की मुलाकात कहाँ पर हुई, कैसे हुई? क्या ये थी लव एट फर्स्ट साइट था, मतलब पहली निगाह में मोहब्बत हो गई, या फिर काफ़ी देर से एक दूसरे को आप दोनों जानते हैं? हम लोग लव एट फर्स्ट साइट कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग दुबई में जॉब कर रहे थे एक साथ एक ही ऑफिस में आप दोनों नहीं, काम अलग करते अलग थे? ऑफिस थे हमारे। अच्छा। चाइनीज़ के साथ थे हम लोग, चाइनीज़ के साथ काम अच्छा। करते हैं। तो उनके ऑफिस में ना पाकिस्तानी हायरिंग नहीं करते, अच्छा। हायर नहीं करते। तो उन्होंने ना अपने जो पुराने ऑफिस के स्टाफ था ना उन सबको जो है ना उन्होंने फायर कर दिया। अच्छा। उनमें से एक पाकिस्तानी ये कोविड के दिनों में? नहीं। अच्छा, वैसे उसके बाद, नॉर्मली। ठीक है, अच्छा। क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं 3-4 मंथ्स के, वो फायर कर देते हैं। ठीक। उनमें से एक ऑफिस में ये थी पाकिस्तानी, एक ऑफिस में मैं था। मेरे साथ भी कुछ पाकिस्तानी थे, इनके साथ भी। उन सबको उन्होंने सेपरेट कर दिया, फायर कर दिया। अब उन्होंने दोनों ऑफिस को एक ऑफिस कर लिया और हम दोनों को एक साथ वहाँ कर पर दिया। मुलाकात हुई। वहाँ तो पर पहली हमारी बार first- आपने इन्हें देखा या इन्होंने आपको देखा? मैंने इनको देखा था। अच्छा, तो फिर क्या दिल में लड्डू फूट पड़े देखकर? क्या वो गाने बज पड़े, मौसम Like, बाहर वो का जब हो गया? आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ना, वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता आपको अपना पाकिस्तानी। दिल का हाल बयान करने के लिए। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो बाकी आपको ये बताती हैं फिर आगे क्या हुआ था हमारा। फिर खुशबख्त, इन्होंने पहले आपको देखा, फिर उसके बाद कहानी आगे की आगे आप थोड़ी सी सुनाए हमें। इन्होंने देखा और पहले तो हेल्प करते रहे। अच्छा। 2 दफ़ा मिले होंगे हम, लिफ्ट में ज़्यादा नहीं मिले, लिफ्ट में मिले हैं। तो उसके बाद कहते हैं मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है। पहले फिर प्रपोज किसने किया? बातचीत शुरू हुई, इन्होंने यही मदद थे। करना शुरू कर दी। इन्होंने पहले आपको किया प्रपोज, तो आपका झट जवाब हाँ था या फिर? नहीं, इनका ना था। ना मैंने था? बोला था मेरी मदर से बात करें आप, क्योंकि वो भी दुबई में होती हैं। तो उनको बनाना मुश्किल था? तो बहुत मेरी मामा सीधी नहीं है। अच्छा। इन्होंने इनको पसंद किया या रिजेक्ट किया फर्स्ट टाइम, Reject। या स्ट्रगल करनी पड़ी? स्ट्रगल स्ट्रगल खुशबख्त ने खूब लड़का मेहनत करे, मनाए मेरे पेरेंट्स को, इतनी आसानी से तो मैं हाँ नहीं करूंगी। अभी मामा कहती अभी तुमने फिर भी थोड़ी नरमी दिखा दी है, मैंने और इसको तंग करना था। तंग कर एंड पे हाँ कर देनी थी, लेकिन शुरू में आसानी से नहीं बेटी देनी थी, ऐसा सीन था। अच्छा चलिए, ये तो मुझे बताइए, जो वीडियो अब आपकी माशाल्लाह शादी हुई, आपकी स्टोरी भी हम साथ साथ जान रहे हैं, ये बाइक पर दुल्हनिया आप ले गए हैं, ये आइडिया किसका था? और बड़ा डिफरेंट था। इनका आइडिया था खुशबख्त का या शर्जील आपका प्लान था? इनका ही आइडिया था ये। चॉइस थी मेरे लिए, कार और मैंने बाइक। बोला था इनको गाड़ी चाहिए या बाइक चाहिए, इन्होंने बोला नहीं बाइक, जरा सबसे हट कर होगा। अभी मैंने हॉल में एंट्री भी बाइक के साथ करनी थी, बट वहाँ पे थी स्टेयर्स। हाँ, वो तो बाइक फिर हम तो- लोग ऊपर चढ़ा नहीं सकते थे, इस वजह से फिर मैंने यानी फौरन निकाहनामा साइन हुआ, रुखसती हुई और
बस गुड बाय एवरीवन। goodbye। अच्छा ऊपर से माशाल्लाह सोने पे सुहागा, हम टिकटॉक भी बनाते थे। हाँ। इनके साथ नहीं था तो मैं, ये but वीडियो बनाई आपकी ऑब्वियसली किसी करीबी दोस्त अहबाब ने बनाई, और बिल्कुल। उसके बाद ये रातों रात वायरल होगी वीडियो। बिल्कुल फिर नेक्स्ट डे क्या कमेंट्स आए जब आप लोग उठे, पता चला कि माशाल्लाह ये सब बहुत पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि शर्जील बाइक पूरे पर अपनी पाकिस्तान दुल्हन को ले पता गए। चल गया, हर कोई कमेंट्स कर रहा है कि मैसेजेस कर रहा है यार वो बाइक वाली वीडियो। नीचे जो मेरे जिन जो दोस्तों ने वीडियोस बनाई थी ना, वो भी नीचे आके कमेंट्स कर रहे हैं ये वीडियो हमने बनाई है, ये वीडियो हमने बनाई है। तो उनके भी कमेंट्स के ऊपर आगे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि मुझे इस कपल से मिलना है। तो इससे पहले आपने वैसे बाइक्स वगैरह चलाई हुई थी? हाँ Normally? नॉर्मल बाइक जो 70 या 125 होते हैं। बाइक फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि तो फिर नेक्स्ट लेके जाना किसके चाहिए। मैसेजेस आए? आपकी भी फैमिली की तरफ से खुश वक्त आए? कुछ ने तो इतराज भी किए कि ये इस तरह क्यों किया आपने रोड के ऊपर, इस तरह बाइक के ऊपर। बैड आर्गुमेंट्स क्यों? बिकॉज पाकिस्तानी यू नो अबाउट पाकिस्तानी यही आपका घर है, अब देखे ना मियाँ का घर है, अब अच्छा है यही है और अब जैसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो अब ये वीडियो तो आपकी इतनी वायरल हो गई, लोगों ने इतना पसंद भी किया, इतना प्यार भी किया, कोई और डिफरेंट मुनफरिद आइडिया है कि अब कुछ जी, और बिल्कुल, टिकटॉक पर भी आपको इंशाल्लाह, माशाल्लाह जरूर। बड़ा सपोर्ट अब तो किया जा मैंने रहा है, प्यार व्लॉग्स मिल रहा है? जी वाइफ के साथ व्लॉग शुरू कर दिए हैं अब तो व्लॉग का माशाल्लाह। भी आगाज हो गया, हाँ, यानी जी। कि अब जो होगा वो हम सब कुछ वो देखेंगे। जी बिल्कुल इंशाल्लाह, हम लोग विद इन 1 वीक हम लोग जा रहे हैं कहाँ? वापस दुबई दुबई जा रहे हैं? फैमिली अच्छा। के पास। तो फिर आगे हम लोग एक और कंट्री में जा रहे हैं, उधर हमारा माशाल्लाह से तो ये हनीमून सफर होगा। करना तो बाइक पे करने का तो इरादा नहीं है, या नॉर्मल नहीं, प्लेन नहीं, लेकर हवाई normally- जहाज पर ही जाएंगे? नहीं, मुझे एयरप्लेन पे बहुत जाएंगे। मुश्किल हुई थी बाइक पे। क्यों? अच्छा, मुश्किल हुई थी। कुछ कमेंट्स इस तरह के भी थे कि आपने इस तरह दुल्हन को आवाज़ार कर दिया है, दुल्हन को बहुत Strange। ज्यादा। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पर खुशबख्त आपको अप्रिशिएट भी दूंगी, और मतलब ये ब्राइडल जोड़ा पहनकर, ड्रेस पहनकर बाइक आप पर ये देखें, बैठने का यहाँ पर फैसला, बैठना मुश्किल ये हो dangerous जाता भी है। हो सकता है, खुदा ना खास्ता, थैंक गॉड दैट यू आर मतलब सेफ एंड हेल्दी। बट आपने ये सोचा नहीं कि दुपट्टा और ये इतना बड़ा फ्लेरी ड्रेस और बाइक पर बड़ा बचा कर बैठना पड़ता है, तो ये कैसे आपने मैनेज किया? सालों से नहीं रिस्क है। था शर्जील, हाँ। ये तो देखें आपको स्टैंड लेना चाहिए था, हमारी दुल्हन ने रिस्क लिया है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल इस तरह ही है। है ना। एक दफा तो गिरने लगी थी जब हम लोग जा रहे थे हॉल में। बिल्कुल बाइक से चल रही थी बाइक, इन्होंने सडनली रोकी बाइक, मैं नीचे उतर गई। अच्छा, बच गई है। बहुत thank मुश्किल God से। कि आपको चोट नहीं आई। Yeah. अच्छा, अब माशाल्लाह 12 दिन गुजर गए हैं, तो एक दूसरे के बारे में क्या कोई नई बात जानने को मिली, पहचानने को मिली? क्योंकि यूजुअली जब आप शादी से पहले मुलाकात कर रहे होते हैं तो आप अपनी अच्छी साइड दिखा रहे होते हैं, हम एक दूसरे के बारे में अच्छा पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, बट राइट आफ्टर शादी हमें कुछ बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलती हैं अबाउट आवर पार्टनर। सो अभी तक आप दोनों में से किसी एक को यार अच्छा ये भी बात है, देखो भाई शर्जील तुम्हें तो ये आदत चेंज करनी पड़ेगी, या आपने खुशबख्त को ऐसा बिल्कुल, बोला हो? बिल्कुल। क्योंकि मेरे तो इंस्टाग्राम में जो रिक्वेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा लड़कियों की, लड़कों की बहुत ज्यादा है। अच्छा। इससे पहले भी 2-3 बार मुझे लड़कियों के? मेरी वीडियो जिस तरह गई है 2.5 लड़कियों के, लड़कों के, आप क्या कह रहे हैं? लड़कियों दोनों दोनों आपके की। कोलीग्स वगैरह और फ्रेंड्स? नहीं 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 फैंस ही। अच्छा। कुछ मेरी वीडियोस 10 मिलियन पे भी गई हैं, कुछ 5 मिलियन पे भी गई हैं, कुछ 2.5 पे भी, क्योंकि मेरा बहुत फेमस डायलॉग था, चलते फिरते बदमाश दिखाएंगे, कभी आना तुम लाहौर, आपको ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, ये बहुत। तो उसके बेस के ऊपर मेरे काफी रिक्वेस्ट थी। तो ये जब देखती है ना किसी लड़की की रिक्वेस्ट आए तो फौरन डिलीट कर देती, मेरे आगे Possessiveness। फ्रंट पे नहीं आने देती। और अगर किसी पुरानी टिकटॉकर दोस्त का फ्रेंड का मैसेज आ गया तो उसको भी कहेंगी बस इसको फॉलो नहीं करना, इसको रिप्लाई नहीं अगर वो करना। कहते ना वीडियोस बनाने जाना है, नहीं इस दिन तो मैंने उधर जाना है, इस दिन उधर जाना है। अच्छा खुशबख्त, ऐसे अब है। यही सवाल मेरा आपसे भी है। मेरा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है? इनका कुछ भी नहीं, बस फैमिलीज के ऑल साथ। गुड। तो कुछ अभी तक खुशबख्त मीठा बना के, अक्सर हमारे यहाँ पाकिस्तानी नहीं, होता है ना? अभी नहीं start अभी की किया। दुल्हन आई है तो चलो कुछ आगाज करते हैं मीठा बना के, कोई खीर या अभी कोई इन्होंने बनानी है। तो आता है वैसे कुकिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, या इंटरेस्ट है शर्जील लेकिन- करेंगे कुकिंग आने वाले दिनों में? हम देखेंगे इनका वीलॉग। मेरी अम्मा ही बहुत अच्छी हैं, वो कहती है अभी तक कुछ भी नहीं करना, तो मुझे भी जरूरत ही नहीं अच्छा, है। तो प्यार का इजहार कैसे किया, प्रपोज कैसे किया शर्जील आपने? मैंने डायरेक्ट निकाह का बोला था। अच्छा, डायरेक्ट वो भी कोई फिल्मी अंदाज में था, कुछ नहीं, घुटनों के normally बल वैसे बैठकर के- कोई फूल पकड़ाकर, कुछ की लड़की इंप्रेस हो नहीं, जाएगी, ये- इनकार करने का मार्जिन ही नहीं देना शर्जील। ये लड़कियों की अकोमोडेशन में थी और मैं लड़कों की अकोमोडेशन में था। अच्छा। तो हमारी ना मैसेज पे चैटिंग हो रही थी, मैंने पूछा आज का दिन कैसा गया, ये वो, और भी काफ़ी नॉर्मली जो चैटिंग होती है। तो फिर अचानक बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि
मतलब कैसे ये वो फादर वगैरह कैसे घर वगैरह जो थी, आप इतना क्यों वो जो डीपली जा रहे हैं, अपने काम से काम रखें। तो फिर मैंने बोला मुझे तो आगे थे आपकी इनकार कर देगी तो फिर क्या होगा? नहीं, मुझे पता था कि मैं इतना फुली कॉन्फिडेंट hint था कि थोड़ा- मैं नहीं हिंट नहीं था, बट स्माइल मुझे पता था। स्माइल दे दी होगी अब मैं ओवर स्मार्ट हूँ ना थोड़ा सा, मुझे पता था किस तरह लेके आना है। तो फिर ये क्या कह रहे हैं खुशबक? एक मेरी बुरी आदत है, शायद अच्छी भी है बुरी है, कि सबके साथ काइंड हार्टेड रहना। हाँ। किसी से अगर किसी ने कुछ कह दिया करना जरूर है। इनकार तो आप की इतनी कोई- काइंड रहेंगे, आपने शादी के लिए हाँ कर दी। यही तो इशू था। नहीं, इन्होंने हाँ नहीं की, मुझे इनकी अम्मी से हाँ करवानी पड़ी। उन्होंने पहले हाँ की, उसके बाद इन्होंने हाँ की। तो जब आप लेकर आए खुशबक को यहाँ पर, तो अम्मी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अम्मी ने हाँ की और सारा, अम्मी को मनाना ज्यादा मुश्किल काम था खुशबक से, तो कुछ अम्मी के कुछ डायलॉग्स या कोई ऐसी बात जाने से पहले, रुखसती से पहले, कि बेटा मेरी बेटी का ख्याल रखना, या कोई इमोशनल मोमेंट हुआ इस तरह का कुछ? इमोशनल से नहीं, बस उनका एक ही डायलॉग था कि हम लोग जितना लाहौर से दूर जा रहे हैं ना, उतने ही लाहौर का रिश्ता आ गया हमारे लिए। अच्छा। तो वो हालांकि बेसिकली वो खुद लाहौर से है, हाँ। तो वो इस चीज़ पे नहीं एग्री कर रही थी कि लाहौर के लड़के बहुत ज़्यादा आवारा होते हैं और बहुत नहीं ज़्यादा भी जो है ऐसी ना- बिल्कुल बात नहीं है। हाँ आंटी जी, हमारे लाहौर के लड़के, हमारे लाहौर की लड़कियां, हमारे पंजाबी, पाकिस्तानी, हम बिल्कुल। बहुत काम में आगे होते हैं और बड़े इंटेलिजेंट होते हैं हमारे लाहौरी लड़के और लड़कियां बहुत दोनों। रिस्पेक्टेड होते हैं। यस यस। तो ऐसी कुछ बातें थी जो उन्होंने बोला, तो उन्होंने कहा था चलो अभी आपने अपनी फिर मर्जी कैसे कर तो अम्मा ली को मना है। लिया? काफी पापड़ बेलने पड़े इसके लिए आए मुझे। ना, कोई एक किस्सा तो बताएं कोई। कुछ बातें थी जो इमोशनल बातों से इम्प्रेस किया। बातों से जो उनकी बात होती थी उनको जवाब में तब्दील करके फिर उनको इम्प्रेस किया। उसके बाद फिर उन्होंने इसके लिए बोला ठीक है, अब मैं हमें दे पता तो चला रही कि हूँ। खुशबक को भी आपने गाना सुनाकर इम्प्रेस किया था, आपकी गाना आवाज तो बड़ी अच्छी normally- है। तो आज जरा सबके सामने मोहब्बत का इजहार हो जाए। एक आतिफ असलम का सॉन्ग है दहलीज पर। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। वाह 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 वाह, बहुत खूब। खुश रहें, आबाद रहें, यूं ही सदा आप दोनों मुस्कुराते आमीन, रहें। थैंक यू फॉर इंशाल्लाह। ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान प्रोग्राम में। एक वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। Pakistan, Dear Pakistan, Dear Pakistan, Dear Pakistan, Dear Pakistan. वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से अपडेट किया था कि वहाँ पर इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिचुएशन इज़ इट्स नॉट अंडर कंट्रोल, क्योंकि जो सैलाबी सूरत हाल है वो बहुत तबाहकुन है। बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे लोग, बहुत सारे घर तबाह किए हैं इस सैलाब ने। इंटरनेट सर्विस वहाँ पर मुअत्तल है, फ़ोन सर्विसेज बहाल नहीं है, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है। ऐसे में सोशल मीडिया पर वी ऑल नो हमारे पाकिस्तान के एक लोग फनकार गुलकार जिनकी तस्वीर वायरल हो रही थी, वीडियोस वायरल हो रही थी, सब लोग उनके लिए दुआ गो थे। बहुत हर्ट हुई मैं भी वो तस्वीर देख कर कि ये हमारे जो मुल्क का एसेट है, ये सैलाब ने ऐसे लोगों को भी, इन आर्टिस्ट को भी इफ़ेक्ट किया है। बलूचिस्तान के लोक फनकारों में अब्दुल वहाब बुगटी का शुमार होता है और कोक स्टूडियो में या फुटेज भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं इस गाने की। उन्होंने एक मारूफ गाना उन्होंने गाया। तो इस वक्त अब्दुल वहाब बुगटी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुगटी साहब, आई एम रियली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिन हालात में हैं, आपकी फैमिली, आई एम श्योर बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट हुए इस सैलाब से, आप सब कुछ देख रहे हैं। किन हालात से गुजर रहे हैं मैं जानना चाहूँगी। बारिशों ने कितना मुतासिर किया आपको, आपकी फैमिली को? जी शुक्रिया आप जी शुक्रिया आप हमारे पास पहुँचे और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे डेरा मुराद जमाली का और मेरा दर्द महसूस किया और इतने दूर से आप आए। तो मैं यहाँ दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ हूँ, बाल बच्चे यहाँ हैं मेरे, और मेरा जो गोट था वहाँ पे
कल हम लोगों ने जो है ना हमारे आए थे ब्रिगेडियर साहब के हुक्म थे, यहाँ पे हम लोग कर्नल साहब और यहाँ पे सबको राशन दिया, टेंट दिए और इदविया दिया, लोगों को ट्रीटमेंट भी किया। और आज ये फिर से बारिशों का सिलसिला बिल्कुल ज़ोर से स्टार्ट हो चुका है, कल से शाम से। बस अल्लाह खैर करे, कल परसों तक भी इसका इम्कान आता है। बस अल्लाह आराम करे। अभी दोस्त का जो ये मकान है इसमें भी पानी इंटर हो रहा है और हर तरफ पानी ही पानी है। अभी जो बिजली बहाल हुआ है, जो हमने सोशल मीडिया अपने ऑन किए, तो हमारा पूरा नसीराबाद, हमारे सारे दोस्त वो जो है ना वो मुतासर हैं, बिल्कुल तंग हाल हैं। सबके मकानात गिर गए हैं, कोई किधर है कोई किधर है, कोई लोगों के मोबाइल भी पानी में गीला हो गया। अभी नेटवर्क भी उनके जो है ना मुफ्ती साहब, पूरी कौम, हमारे मुल्क के लोग इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में, इस कड़े वक्त में आपके साथ हैं। हमारा चैनल, हमारी टीम, मैं, हम तमाम लोग आपके लिए दुआ गो हैं। किस तरह की मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा इस पूरी सैलाबी सूरत हाल में, सिचुएशन में? ये हालिया जो 12 अगस्त से जो बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हुआ था, तो मैं अपने उधर गोठ में था, अपने घर में, जो लगातार बारिशें हो रही थी। तो अबू जी कहते थे कि अल्लाह खैर करेगा। तो आस्ते आस्ते 20 को जो है ना ये बहुत शिद्दत अख्तियार कर गया और पहाड़ों का पानी भी पहुंचा, देहातों के जो शाली के पास सारा पानी जो इकट्ठा हो गया। तो जो इंटर हुआ है हमारे शहर गोठ में, तो जगह गिरने लगे। तो फिर हमने मूव किया, डेरा मुराद जमाली एक दोस्त था है हमारा, उसके पास, उसका कमरा खाली उसने किया और हमें छत दी, उसका बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ भी पानी इंटर हो चुका है। जो आज बारिश हो रहा है, तो कल तक भी, इनका परसों तक बारिश के इम्कान है। बस अल्लाह रहम करे, देखते हैं क्या। आखिर हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? बहुत सारे लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हुकाम बाला को? मेरा हुकूमत से भी मुतालबा है और वर्ल्ड लेवल के सब NGOs हैं, सबसे मेरा अपील है, रिक्वेस्ट है कि इसको आफतज़दा करार दे के हंगामी सूरत में लोगों को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि NGOs जो है ना ज़रूरत है बहुत। और फाउंडेशन जितने भी हैं हमारे पाकिस्तान के बाहर के, वो सब एक्टिव हो जाए नसीराबाद में। नसीराबाद बिल्कुल डेरा मुराद जमाली तंबू, और मैंने अभी जो बिजली बहाल हुआ है, मैंने अपना इंटरनेट खोला, क्योंकि मैं यहाँ का सिंगर हूँ। सारे जो है ना इलाके के लोग मेरे साथ ऐड हैं, तो सारे इलाके जो है ना वो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब बुख्ती हमारे साथ थे इन कॉन्वर्सेशन। और सैलाबी सूरत हाल है वो तबाहकुन है, बहुत सारे लोग जहाँ पर मुतासिर हुए, वहीं पे हमारे मुल्क के जो फ़नकार हैं वो भी सैलाब की ज़द में आए हैं। बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं और बलूचिस्तान में फंसे तमाम लोगों के लिए अल्लाह ताला आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आसानी फरमाए। और हुकूमत से भी यही अपील है, यही गुजारिश है कि इन लोगों तक पहुंचा जाए, इनकी जिस तरह से जितनी जल्द मदद हो सके वो उस तरीके से की जाए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं किचन में, देखते हैं कि आज क्या बन रहा है। हुमा इज़ हेयर विद अस। जी हुमा, कैसी हैं आप और आज क्या बनाएंगे? तो मैंने जो है सामान काफ़ी क्लब सैंडविचें चूँकि और लवाजमात उसके अंदर काफ़ी हैं नबिया। तो चिकन जो है वो ग्रिल्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीम इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लोग बॉयल भी, कोल्ड क्लब सैंडविच भी बना सकते हैं आप, और ग्रिल्ड में यानी कि वार्म भी उसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपने वार्म सर्व करना है तो उसके लिए आपने ब्रेड जो है वो टोस्ट कर लेनी है, उसको जो है आप फ्रेशली सर्व करेंगे। और अगर आपने उसको कोल्ड सर्व करना है तो उसके लिए सारा मटीरियल जो है, यही मटीरियल आप जो है जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद उसको असम्बल करें, उसको बना के आप आराम से रखते हैं, जब भी आपने टी कॉफ़ी में के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चिकन जो है वो जी हमने ग्रिल करके मैंने रखा हुआ है, और उसके लिए जो है चिकन ब्रेस्ट थी वो मैंने ले ली थी। उसकी मैरिनेशन जो मैंने की थी उसके अंदर मस्टर्ड था, लेमन जूस था, उसके साथ जो है थोड़ा सा गार्लिक है और पेपरिका लगा लीजिए, उसको सॉल्ट एंड पेपर टेस्ट के अकॉर्डिंग लगाइए और उसको मैरिनेट करके रख दीजिए। उसको ग्रिल कर लें आप, नहीं तो पैन के अंदर जो है आप उसको पैन से करके भी रख सकते हैं। अब चिकन ब्रेस्ट जो है उसको आपने स्लाइसिस में काट लेना है और उसके थिन स्लाइस काट लेने। जिस तरह ये एक पीस है, इसके मैंने ये 3 से 4 पीसेस बना लिए, ठीक हो गया। और इसको ये एक साइड पे रख लिया मैंने। इसी तरह जो है अंडा फ्राई कर लिया मैंने, और उसके ऊपर जो है चीज़ बेहतर है कि गरम गरम जब फ्राई करें आप, उसके साथ ही जो है उसके ऊपर आप चीज़ का जो है स्लाइस रख दें
और साथ में ऑलिव्स या आप गरकिन जो भी साथ में लवाजमात आपको पसंद है वो आप इसके साथ इसके ऐड कर सकते हैं। मैं जो है सिर्फ इसके अंदर ऑलिव्स ऐड कर रही हूँ। तो चीज़ के ऊपर जो है हम थोड़े से ऑलिव्स लगा लेंगे। आप गरकिन, एलोपिनोस या कोई भी और जो है चीज़ें साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ब्रेड ले लीजिए। ब्रेड जो है मैंने लाइट सी टोस्ट की है। उसके बाद जो है इसके ऊपर कॉकटेल सॉस आपने बना लेनी है। कॉकटेल सॉस की रेसिपी मैं शेयर कर दूं। इसमें मैंने मायोनीज़ ली थी 1 कप और हाफ कप के करीब जो है टमाटो केचप ली थी। हॉट सॉस ऐड करनी है, थोड़ी सी पेपरिका ऐड करनी है और इसको मिक्स कर लेना है। और आप किसी भी बॉटल में बना के रख लें। जब भी आप सैंडविचेस बनाएं तो साथ में जो है कॉकटेल सॉस सर्व भी कर सकते हैं और अंदर भी इसके लगा सकते हैं। तो स्लाइस ले लिया जी, उसके ऊपर हम लगाएंगे कॉकटेल सॉस। इसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। अब इसके ऊपर जो है जो हमने वेजिटेबल्स, सबसे पहले वेजिटेबल्स लगाएंगे और वेजिटेबल में आइसबर्ग है मेरे पास, आइसबर्ग लगा लेंगे। पत्ते इसके 3-4 आप सलाद के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जो है टमाटर वो स्लाइस काटे हुए थे मैंने, वो लगा लिए। इसके ऊपर जो है मैं लगाऊंगी चिकन जो मैंने ग्रिल किया हुआ था और उसको स्लाइसिस में काट लिया था। आप चाहे तो स्लाइसिस काट लें पहले और उसके बाद उसकी मैरिनेशन करके उसको कुक कर लें। इस तरह जी ये सबसे पहले तो जो है हमने वेजिटेबल और चिकन की लेयर लगा ली। उसके ऊपर जो हम लेयर लगाएंगे उसके लिए मुझे एक और स्लाइस चाहिए और उसकी एक साइड के ऊपर मैं लगाऊंगी मायोनीज़। ये सॉसेस मैं स्लाइसिस के दोनों साइड पे इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो सैंडविच की बाइंडिंग है वो अच्छे से हो जाए। तो एक साइड पे जी लगा ली हमने मायोनीज़ और इसको रख दिया यूँ। उसके बाद जो है दोबारा से आप चाहे तो मायोनीज़ ही लगा लें दूसरी साइड पे भी, नहीं तो आप कॉकटेल सॉस या कोई सी और सॉस जो आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। तो ये दूसरी साइड पे भी मायोनीज़ चलेगी। अब जो अंडा हमने फ्राई करके रखा था और जिसके टॉप के ऊपर जो थी चीज़ थी और ऑलिव्स रखे थे वो जो है मैं इसके ऊपर लगा दूँगी इस तरह से। अब जो तीसरा स्लाइस है हमने लेना है नबिया, उसके ऊपर मैंने फिर से जो है सॉस लगानी है बाइंडिंग के लिए। अब इसके ऊपर फिर से जो है सॉस लगाया और इसको हम स्प्रेड कर लेंगे स्लाइस पे। ज़्यादा कॉर्नर्स पे मैं इसलिए नहीं लगा रही नबिया क्योंकि मैंने इसको स्लाइसिस के जो कॉर्नर्स हैं वो मैंने कट कर देने। तो ये जी इस तरह से ये भी सैंडविच हमारा रेडी हो गया। अब इसकी कटिंग करनी है ना जो, वो आपने इस तरह से करनी है। चूँकि क्लब सैंडविच है और 3 स्लाइसिस के साथ है तो पोर्शन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसकी मैं 1/4 एक सैंडविच के 4 पोर्शन करूँगी। तो सबसे पहले तो जी इसको काट लीजिए आप कॉर्नर्स इसके इस तरह से। कॉर्नर्स जो है वो एक्स्ट्रा कट कर लें, इसलिए मैंने फिलिंग जो है बहुत ज़्यादा कॉर्नर्स के ऊपर नहीं की थी। ये लीजिए, ये इसके कट गए कॉर्नर्स। लास्ट साइड रहेगी हमारी। अभी चाहे तो आप इसको 1/2 करके सर्व कर सकते हैं अगर तो आपने इसको एज अ कंप्लीट मील देना है, लेकिन अगर आप इसको चाय के साथ सर्व करें तो आप इसको 1/4 कर लें। और 1/4 करने के लिए ज़्यादा आसान ये है कि आप 4 टूथपिक्स जो हैं चारों सैंडविच की जो साइड्स हैं उस पर लगा लीजिए। इससे होगा ये कि जो लेयरिंग है वो इसकी ख़राब नहीं होगी और ये खुलेगा नहीं सैंडविच। जब आपने खाना हो सर्व करना हो तब आप इसकी कटिंग के बाद टूथपिक्स जो हैं वो निकाल लें। ये लीजिए, तो ये जो है हमारा सैंडविच जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, ऑलिव्स भी हैं और चिकन है, ये रेडी हो गया। और टूथपिक जो है वो थोड़ी सी मैं नीचे कर दी है, चाहे तो आप निकाल सकते हैं। इस तरह से ये सैंडविच खुलेगा भी नहीं। और इसको अभी हम सर्व कर लेंगे प्लेटर में। तो ये एक नबिया कंप्लीट मील है जिसमें अंडा भी है, चिकन भी है और वेजिटेबल्स भी हैं, चीज़ भी है, डेयरी भी, सब कुछ हो गया। तो ये अब हम इसमें सर्व कर लेते हैं। साथ में आप फ्राइज सर्व कर सकते हैं, पोटैटो वेज सर्व कर सकते हैं। और ये जो है आसान सी रेसिपी थी आज की। थैंक यू सो मच हुमा, आपने इतनी अच्छी रेसिपी हमारे साथ शेयर की है, बहुत शुक्रिया आपका। बट जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो आप यकीन करें कि
दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो जब उसकी तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं, अभी भी मैं ब्रेक में कुछ तस्वीर देख रही थी कि किस तरीके से लोगों की घरों की छतों तक पानी बुलंद हो चुका है और अपनी ज़रूरत का वो मैक्सिमम कितना सामान अपने साथ कैरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सो बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत तकलीफ़देह हालात हैं। तमाम देखने वालों से मैं भी गुजारिश करूँगी, अपील करूँगी कि आप भी जो लोग साहिब इस्तात हैं वो मुस्तहिक अफराद तक पहुँचे। जितनी आप उनकी मदद कर सकते हैं आप उनकी मदद करें। इस टाइम हमारे पाकिस्तान को, हमारे बलोची बहन भाइयों को इस मुश्किल और कड़े वक्त में हमारे साथ की बहुत ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीकेंड है, इंशाल्लाह आपसे पीर को होगी मुलाकात। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।